वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 2 दादी माँ शीर्षक पाठ का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यह लेखक के द्वारा रचित संस्मरण है। इसमें लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ अपनी दादी माँ को याद करता है। आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ने पर बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अध जली घासें, गेहूँ और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रातों में कीचड़ सूख गया है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाए के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता। यहाँ कुछ बच्चों भारतीय महीनों के नाम आए हैं। उनमें ही एक क्वार, जिसे आश्विन माह भी कहते हैं, आता है। जब चारों ओर बरसात के मौसम में जलाशय तालाब आदि भरे हुए होते हैं, बच्चे उनमें कूद कूद कर नहाने का मन बनाते हैं। उनकी जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है। तो उसी का यहाँ पे वर्णन हुआ है। मैं भीतर हुड़क रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जोर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। जोर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह से शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाए। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जोर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल के छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है।
कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया? आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषचूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग ही जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार बुलाने का जी नहीं चाहता, क्योंकि उसमें आज दादी माँ का वह प्यार नहीं मिलता है। इसलिए लेखक का मन करता है कि ऐसा बुखार ना आए तो अच्छा है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी नहीं आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करो तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी। सोना होगा धन्नो, रुपए पैसे मैं सूद के आज दे दो। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी ना के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाना की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। अधिकांश महिलाएं दूसरी महिलाओं को यह आशीर्वाद देती है, पूतो फलो दूधो नहाओ, अर्थात तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हो और घर में सुख समृद्धि रहे। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विफल होकर कहा, वो ऋण हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। 10-5 के लिए हंसाए न हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तरफ पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। बच्चों, इस पाठ के प्रथम अंश का आज ही समापन हो रहा है। इस पाठ के शेष अंश का अध्ययन करने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। उस अगला व शेष अन्य पाठों के बारे में अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।